तो हिस्ट्री का अगला चैप्टर क्या? पहले चैप्टर, अगला चैप्टर कहाँ है? बढ़ जाओ, बैठना बढ़िया से, जीआर का है निकाल रहा है। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे सिलेबस क्लास 10th में जो दिया गया है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। हालांकि ये कहानी बता चुके हैं पहले, दोबारा राउंड में चल रहे हैं। दोबारा ये कहानी सुना रहे हैं, दोबारा राउंड में चल रहे हैं कहानी के लिए। और ध्यान से सब सुनिए, हिस्ट्री को लिखने का जरूरत नहीं होता, हिस्ट्री को सुनने का जरूरत होता है। इस हिस्ट्री के चैप्टर में यह ध्यान दिया जाता है कि कौन बच्चा कितना सुनता है, कौन कितना सुन के कहानी खिस्सा को याद रख सकता है, वही है हिस्ट्री। तो सबसे पहले इस चैप्टर में नाम है चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग पहले देखेंगे यूरोप है कहाँ पे। तो तुमको पता है ये दुनिया का मैप है, और इधर उत्तर अमेरिका, और ये क्या है? दक्षिण अमेरिका। और इधर एगो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है यूराल। क्या पर्वत का नाम है? यूराल। 75% रूस जो है यूराल पर्वत के इस साइड आता है, और 25% रूस यूराल पर्वत के राइट साइड में आता है। रूस का राजधानी मॉस्को जो है, मॉस्को यूरोप में पड़ता है, इसी कारण से हम रूस को यूरोप का देश मानते हैं। तो यूरोप में हम लोग चलेंगे। ये महादेश जो दिख रहा है ये यूरोप है, ये उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका है, और ये क्या है? दक्षिण अमेरिका। और इसका नाम है यूरोप। इसका नाम क्या है? यूरोप। और इसका नाम है एशिया। एशिया बगल में लिख देते हैं, एशिया। और इसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका। इतना को ही चलना है, वो नीचे में है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हमको यूरोप का कहानी चलना है। तो पहले तो हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हिस्ट्री में मैप का और छोर पता होना चाहिए, कहाँ कौन देश है। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो यूरोप का देश याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ जो है यूरोप का देश है। यूरोप का देश याद होना चाहिए, किधर यूरोप का देश है और किधर किधर इसका सीमा लगता है, नहीं है। तो यूरोप महादेश में सबसे पहले ये जो देख रहा है ये यूरोप महादेश है, और इस देश का नाम है इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के नीचे में इस साइड में एक देश है, उसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है? जर्मनी। इंग्लैंड के बगल में जो देश है उस देश का नाम क्या है? जर्मनी। इस साइड में एक देश है जर्मनी, और जर्मनी के बगल में जो है एक देश है, इसका नाम है फ्रांस। इस देश का नाम क्या है? जर्मनी के बगल में देश क्या है? फ्रांस। जर्मनी के बगल में फ्रांस। अब फ्रांस के नीचे में एगो देश है छोटका सा लटका हुआ, इसका नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। और स्पेन के नीचे में एगो देश है, इसका नाम है पुर्तगाल। क्या नाम है? पुर्तगाल। देखना ये सब। आज जर्मनी फ्रांस के बीच में एगो देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। जर्मनी फ्रांस के बीच में एगो देश है, उसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। और जर्मनी से जो है ऐसे करके एगो जूता वाला देश आता है, जिसका नाम क्या है? इटली। क्या नाम है इसका? इटली। और इटली के जो है, इटली के ऊपर में एक देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के इस साइड है रूस। तो ये उस जमाने का नक्शा है, आज का नक्शा नहीं है। आज का नक्शा यूरोप का बदल चुका है, आज से बहुत जमाने पहले। तो लगभग पहले के जमाने में दुनिया का मेन पावर देश था स्पेन। दुनिया में सबसे पावरफुल देश कौन था? स्पेन। लेकिन जब फ्रांस में फ्रांसिस फर्स्ट फ्रांस का राजा बना, तो उन्होंने स्पेन की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया। तुमको पूछा जाएगा फ्रांस का नाम, फ्रांस कौन राजा के नाम पर पड़ा? तो राजा का नाम था फ्रांसिस फर्स्ट।
और फ्रांसिस फर्स्ट फ्रांस को जो है शक्तिशाली देश बनाया और स्पेन का शक्ति को कमजोर किया। तो उस समय लगभग ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में, इधर लिखते हैं 13वीं शताब्दी में। हम पूरा डिटेल में नहीं चलेंगे। फ्रांसीसी फर्स्ट का जीवन काल क्या रहा क्या नहीं रहा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। फ्रांसिस फर्स्ट की जब मृत्यु हुई तो फ्रांस का शासन आया, एक लुई के हाथ में नहीं आया, फ्रांस का शासन आया फ्रांस के राजमाता के हाथ में। महिला शासन कर रही थी उस समय फ्रांस में, फ्रांसिस फर्स्ट के बाद। उसके बाद लुई 13वां आया और लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां तब चलते जा रहा था। स्टार्ट कहां से हुआ था? लुई 13वां से। और लुई 13वां भी ऐसा राजा था कि वो भी अपना शादी किया था ऑस्ट्रिया में ही। तो खैर हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। हम देखते हैं सबसे पहले कि 13वीं शताब्दी का एक कहानी है। तो सबसे पहले समझो कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना मतलब राष्ट्रवाद एक अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है, जिसके अनुसार अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग धर्म, अलग अलग वंश, अलग अलग नस्ल, अलग अलग जाति, अलग अलग लिंग, अलग अलग वर्ग के लोग को एक करता है। राष्ट्रवाद जो है अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लोग को क्या करता है? एक करता है। अब मान लो तू दिल्ली, तुम जो है दूसरा देश सिंगापुर गई मान लो, और सिंगापुर में तुम हिंदी बोल रही है, और तुम जो है उधर से एगो और आदमी आया वो भी हिंदी बोल रहा है, तो बताओ वहां पे तुम्हारा कौन आदमी से मेल जोल ज्यादा हो जाएगा? जो हिंदी बोल रहा है उससे कि जो सिंगापुर का भाषा बोल रहा है उससे? जो हिंदी बोल रहा है उससे। अगर जो कोई आदमी भारत का है इंग्लिशो बोल रहा है तो फिर भी वो आदमी के साथ में तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा राष्ट्र के नाम पे, क्योंकि ये मेरे देश का आदमी है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, जिसके कारण से राष्ट्रवाद का प्रेम किसी के अंदर जागृत हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए देश के लिए मरना मिटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से, और 13वीं शताब्दी में फ्रांस का राजा जो था उसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वें न, लुई 14वां। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां। और लुई 14वां बड़ा निरंकुश राजा था। निरंकुश मतलब समझता है? निरंकुश मतलब होता है इसको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये बोलता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, मेरे सर के ऊपर में भगवान का हाथ है, हम भगवान के दूत हैं, भगवान के बेटे हैं, देवी शक्ति है मेरे पास में, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। और पहले के जमाने में यूरोप का व्यक्ति जो था, राजा जो यूरोप का बनता था, तो उस समय ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था राजा को, कि मतलब ये राजा जो है भगवान का दूत है, एक तरह का भगवान ही है ये राजा, और राजा को भगवान के समान देखा जाता था। कोई भी जनता राजा के बात को काटता नहीं था उस समय फ्रांस में, जो राजा बोला वही ठीक है। तो लुई 14वां पेरिस, फ्रांस के राजधानी पेरिस से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा महल बनाया, और उस महल का नाम दिया वर्साय पैलेस। वर्साय पैलेस। और वर्साय पैलेस बहुत बड़ा महल था, और वर्साय पैलेस बनाने से राजा को दो फायदा हुआ। पहला फायदा यह हुआ कि राजा का दरबारी भी राजा के साथ में रहने लगा, और दूसरा फायदा यह हुआ कि यह महल इतना भव्य था, इतना अच्छा था कि इसकी प्रसिद्धि पूरे यूरोप में फैली कि फ्रांस में एक बहुत बढ़िया महल बना है। उस महल का नाम क्या है? वर्साय पैलेस। और वर्साय पैलेस के बाद जो है
राजा को वर्साई पैलेस बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज्यादा पैसा लग गया। अब बताओ, जैसे हमारे समाज में भी कोई अमीर आदमी होता है तो अपना बेटा बेटी का शादी करता है तो देखता है वो अपना पैसा को किस तरह से बहाता है। अमीर है तो 15 रंग का स्टॉल लगाएगा खाना बनाने में, खाना खाने में, और वो स्टॉल का कोई वैल्यू नहीं। वैसा स्टॉल का कौन वैल्यू जहाँ पे भिखमंगा के जैसा थाली लेके जाओ मांगने के लिए, चावल दीजिए, पूरी दीजिए, दीजिए, वो दीजिए। इससे बढ़िया हम लोग के पुराने जमाने का सिस्टम है कि सबको एक साथ बैठाइए और सबको पत्ता दीजिए, सब नीचे में बैठिए, लोटा लेके आइए अपने घर से और सबको पत्ता दीजिए। जब तक सबके थाली में भात जाएगा नहीं तब तक कोई शुरू नहीं करेगा। ऐसा होता है बात। लेकिन शादी विवाह सब में ऐसा होता है? शादी विवाह सब में ऐसा नहीं होता है। आजकल के शादी में 4G शादी हो गया है। 4G शादी, सब्जी सब भी देता है ट्राई बोल करके कि थोड़ा सा सब्जी देगा, पहले खाइए ना फिर और देंगे। अब मेरे जैसा डाकू आदमी, इतना वो सब्जी में कुछ होता ही नहीं है। तो खैर, तो इसका दो बात हुआ। वर्साई पैलेस का भव्यता पूरा यूरोप में फैल गया और दूसरा बात, राजा का दरबारी भी इसमें रहने लगा। और इसमें जैसे हमारे देश में कैसे एक अमीर आदमी अपना बेटा बेटी का शादी करता है, पानी की तरह पैसा बहा देता है। तो पैसा बहाने का उसका कारण क्या होता है? ताकि समाज का लोग देखे कि हम अपना बेटा बेटी के शादी में कितना खर्च कर रहे हैं, कितना रसगुल्ला खिला रहे हैं बाराती सबको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वही लुई 14वां भी किया। ये सोचा कि इतना पैसा लगा दिया मनमाने में, इतना पैसा लगा दिया कि इसका शाही खजाना खाली हो गया। और शाही खजाना खाली हो गया तो राजा को लग गया कि अब फ्रांस में परले आने वाला है, फ्रांस में परले आने वाला है। और इसी समय एक भयानक घटना घटित हुई। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। सप्तवर्षीय युद्ध एक्चुअली हुआ क्या? ये जो देख रहा है, ये देश का नाम है अमेरिका। ये देश का नाम क्या है? अमेरिका, USA। और ऊपर वाला देश है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। और अमेरिका उस समय जो है इंग्लैंड और फ्रांस में आम झड़प होना भी आम बात था, कोई बात नहीं। आम झड़प भी इंग्लैंड फ्रांस में होते रहता था। जैसे अभी कैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन में आम झड़प होते रहता है, उसी तरह से उस समय इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत ज्यादा झड़प उड़प होता था। तो फ्रांस का राजा सोचा, लुई 14वां, कि हमको इंग्लैंड से बड़ा प्रॉब्लम होता है, इंग्लैंड से बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम करेंगे क्या कि इंग्लैंड कब्जा किया है अमेरिका पे। अगर जो हम लोग कनाडा पे कब्जा कर लेंगे तो हमको ऊपर से इस पर निगरानी करने में अच्छा रहेगा। ऐसा कौन सोचा? लुई 14वां। मतलब हम अगर जो इसका कब्जा कर लेंगे, अगर जो इस पर कब्जा कर लेंगे तो हम ऊपर रहेंगे, आई नीचे रहेगा, और हम ऊपर रहेंगे तो इस पर निगरानी करना हमको क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ये जो है कनाडा पे कब्जा करने के लिए गया। लेकिन कनाडा पे जैसे कब्जा करने के लिए गया तो वहां था ब्रिटेन, और ब्रिटेन और फ्रांस में 7 साल तक युद्ध हुआ कनाडा पर कब्जा करने के लिए। और इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया, फ्रांस हार गया और इंग्लैंड जीत गया और फ्रांस हार गया। और हार किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं होता है। तुम लोग की मम्मी पापा तुम लोग को बोलती होगी कि घर से जाओ, और बच्चा में तुम लोग को कोई मारता होगा तो तुम लोग टटिया के आ जाता होगा घर, तो मम्मी और 4 तमाचा मारती होगी कि टटिया के काहे आया। मारना था तो पहले मार के आता, बाद में हम फरिया लेते। ऐसा होता है कि पहले मार के आओ, बाद में हम फरिया लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात यहाँ भी हो गया। फ्रांस का जनता जो था वो सोचा कि मार के आता तब न बढ़िया था, ये तो हमको हरा दिया है,
जिसके कारण से फ्रांस में जो है भयानक विद्रोह शुरू हो गया राजा के खिलाफ, कि राजा जो है एकदम इंग्लैंड से हार गया है। तो उतना ज्यादा लगभग कुछ मात्रा में फ्रांस में इस हार के कारण, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण से विरोध हुआ। और दूसरा काम राजा क्या किया कि राजा का जो पोता था, पोता का बात कर रहे हैं, अब बताओ लुई 14वां, इसका बेटा लुई 15वां, लुई 15वां का बेटा लुई 16वां, अपना पोता लुई 16वां का शादी कर दिया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, मेरी राजकुमारी मेरी अंतोनेट, इसको कहीं कहीं इंटरनेट भी लिखा आता है, मेरी इंटरनेट, इसको कहीं कहीं अंतोनेट भी लिखा आता है। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमारी मेरी अंतोनेट से अपना पोता का शादी करा दिया। अब जो है फ्रांस में हाहाकार मच गया जब ये शादी हुआ। तो हाहाकार क्यों मच गया? क्योंकि फ्रांसीसी का मानना था कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड के द्वारा जो फ्रांस को हराया गया है, उस हार में मेन कारण है ऑस्ट्रिया। उस सप्तवर्षीय युद्ध में ऑस्ट्रिया इंग्लैंड का साथ दिया था। ऑस्ट्रिया किसका साथ दिया था? ऑस्ट्रिया इंग्लैंड का साथ दिया था, और तब फ्रांस हारा, तब इंग्लैंड जीता। और फ्रांसीसी जनता बोल रहा है कि हम सप्तवर्षीय युद्ध में ऑस्ट्रिया के कारण से हारे, और राजा जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को मेरी रानी बना रही है। राजा जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को मेरी रानी बना रहा है। तो इसमें जो है दिक्कत है, हम लोग विद्रोह करेंगे, हमको ऐसा रानी नहीं चाहिए, हमको ऐसा रानी नहीं चाहिए। आप बताओ, क्योंकि दुश्मन, अगर जो दुश्मन है वो, अब दुश्मन के घर में हम रिलेशन जोड़े तो दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है। लेकिन इस दुश्मने के घर में ये सब गधा सब रिलेशन जोड़ता था। लगता है शादी करने के लिए फ्रांस में सबको लड़की सब नहीं मिली थी। ऑस्ट्रिया में शादी किया और अपना बेटा का शादी कर दिया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, और अपना बेटी का शादी कर दिया स्पेन के राजकुमार से। बेटी का शादी ऑस्ट्रिया की बेटा का शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, और बेटी का शादी स्पेन का राजकुमार से शादी कर दिया। और जब शादी किया तो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ कि ऐसा शादी नहीं होना चाहिए। तो इस शादी पे हम लोग चलेंगे मेरी इंटरनेट पे। तो इसी दौरान लुई 14वां का मृत्यु हो गया। लुई 14वां का मृत्यु हो गया। लुई 14वां एक निरंकुश राजा था, और लुई 14वां का मृत्यु हो गया। लुई 14वां के मृत्यु के बाद लुई 15वां फ्रांस का राजा बना। 15वां फ्रांस का राजा बना। और जब लुई 15वां फ्रांस का राजा बना तो इसका एक ही वो काम था, शराब, शबाब और शिकार। शराब, शबाब और शिकार, मतलब खाली शराब दीजिए, शराब पिएगा। शराब, शबाब, शबाब कहने का मतलब हम शराब चेस करके शराब पी रहे हैं, और महिलाएं मेरे बगल में डांस कर रही है मेरी इंटरटेनमेंट के लिए, इसको बोलते हैं शबाब। और शिकार का मतलब जानवे करता है, जंगल में जाके क्या करना, शिकार। ये इसी में बिजी रहता था, और अपना सब दरबारियों को भी उलझा दिया शराब, शबाब और शिकार में। अपना सारा दरबारी को भी उलझा दिया। जनता से इसको कोई मतलब नहीं था लुई 15वां को। तो लुई 15वां को जनता से कोई मतलब नहीं था, लेकिन लुई 15वां समझ गया कि फ्रांस में जो है, फ्रांस में एकदम विद्रोह होने वाला है, फ्रांस का स्थिति खराब होने वाला है। लुई 15वां ये बात को समझ लिया था। भले खराब राजा था, लेकिन ये बात को लुई 15वां बुझ रहा था कि फ्रांस में जो है प्रलय आने वाला है, कुछ न कुछ बड़ा भयानक होने वाला है फ्रांस में, क्योंकि जनता नाराज था। और लुई 15वां राजा अपना बाप को भी बढ़ गया, अपना बाप से भी बढ़ गया आगे। और इसका कहना था कि सब कोई बात नहीं, जनता जो करे इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम है शराब, शबाब और शिकार। एकदम शराब, शबाब और शिकार करेंगे, जनता से कोई मतलब नहीं।
इसी दौरान लुई 15वां की भी मृत्यु हुआ और लुई 15वां के बाद इसका पुत्र लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। और लुई 16वां ऐसा राजा बना, एक लुई 16वां ऐसा देश का राजा बन रहा है कि जिसका खजाना खाली है। इसका खजाना क्या है? खाली है। जिसका जनता दुखी है। इसका जनता भी क्या है? दुखी है। उसका जनता सुख नहीं है, इसका जनता दुखी है। और दुखी जनता पे लुई 16वां राज करने के लिए आया है। और ऊपर से इन्होंने क्या कह दिया कि हम सबका बदला लेंगे, हम अपना बाप का भी, हम अपना दादा का भी। मेरा दादा को तू लोग कुछ बोल रहा था, हम अपना दादा का भी बदला लेंगे और हम अपना बाप का भी बदला लेंगे। तुम लोग जो है बहुत ज्यादा, मेरा जनता जो है बहुत खतरनाक है, ये सब आदमी ठीक नहीं है, इसीलिए हम जो है दोनों का बदला लेंगे। और इसकी राजकुमारी का थोड़ा सा कहानी जब बताएं तो इसकी राजकुमारी जो थी मेरी इंटरनेट, ये ऐसा महिला थी कि दिन में तो ये हर 2 घंटे पर अपना कपड़ा बदलती थी और हर समय के लिए इसके पास में अलग अलग जेवर था। हर 2 घंटे पे अपना कपड़ा बदलती थी। तो आप बताओ, अगर जो 24 घंटा होता है तो 12 बार तो ये महिला अपना कपड़ा चेंज करती थी। अरे मान लो 8 घंटा, मतलब 2 घंटे पे जो है ये अपना कपड़ा चेंज करती थी। 8 घंटा सोती होगी, फिर भी दिन में 4 गो 5 गो कपड़ा चेंज कर लेती होगी। क्या तू लोग 4 गो कपड़ा चेंज करता है दिन में? एक गो कपड़ा पहन के 3 साल गुजार लेता है। 3 साल नहीं गुजारता है तो कम से कम 2 दिन जरूर गुजार लेता है एक कपड़ा पहने हुए। लेकिन ये महिला ऐसा थी कि ये 2 घंटा में 1 गो कपड़ा और हर समय के लिए इसका अलग अलग आभूषण था, जेवर भी इसके पास में अलग अलग था। और दूसरा बात, ये महिला जुआ भी बहुत ज्यादा खेलती थी। फ्रांसीसी जनता से जो है टैक्स, जो भी फ्रांसीसी कर्मचारी सब होता था वो जनता से टैक्स तहसील के लाता था। और ये महिला जो है सब टैक्स को जो है जितना पैसा होता था सबको जुआ में हरा देता था, सब हार जाती थी जुआ में, जिसके कारण से फ्रांसीसी जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ। फ्रांसीसी जनता उससे पहले से तो नाराज था ही, क्योंकि दुश्मन देश की बेटी है, पहले से ही नाराज है। और फ्रांसीसी जनता और नाराज हो गया जब इसको जुआ का बात पता चला। और जब पता चला कि दिन में 15 बेर कपड़ा बदलती है और उसके बाद जो है कि एकदम अलग अलग आभूषण हर समय में पहनती है, इसके लिए कोई कमी नहीं है, तो जनता को लग गया कि साला हम लोग भूखे रोटी के लिए मर रहे हैं। उस समय भूखमरी का स्थिति आ गया था फ्रांस में। रोटी के लिए जनता एक दूसरा में झगड़ा कर रहा था। लेकिन ये महिला कैसा है कि इसको खाली ऐश मौत से दिक्कत है। एक बार लुई 16वां की पत्नी मेरी इंटरनेट कहीं जा रही थी रास्ते से, और रास्ते से जा रही थी तो आदमी सब देखा, 3 दिन से आदमी सब भूखा था। और उसको लगा कि अगर जो रानी को हम रोटी मांगेंगे तो रानी है भाई रोटी दे देगा। अरे तुम्हारे घर के बगल से कुछ कल चुनाव खत्म हुआ है, अगर जो तुम्हारे गांव में कोई नेता आता है या रोड से कोई नेता जा रहा है और तू बोलता है हम भूखे हैं, तो कुछ करे या ना करे वो तुमको खाना जरूर खिला देगा। भारत में भले ही नेता कितना भी खराब क्यों ना हो, खाना जरूर खिला देगा। तो ये जब जा रही थी रथ से जब जा रही थी, जितना भी लोग था इसको देखा है रानी आ रही है, तो सब आदमी उसको घेर लिया और घेर के बोला महारानी हमको रोटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं दीजिए, हमको खाली एगो रोटी दे दीजिए, 2-3 दिन से हम भूखे हैं। तो वो आदमी से पूछी महारानी, अपना जो उसका मंत्री सब होगा, उसका जो कर्मचारी सब होगा, उसका नौकर चाकर जो होगा, उस सबसे पूछी कि आदमी रो काहे रहा है, काहे झगड़ा कर रहा है। तो उसका कर्मचारी उसको बताया कि ये आदमी झगड़ा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास में रोटी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इसीलिए ये झगड़ा कर रहा है। तो महिला बोल रही है कि इसको रोटी के लिए झगड़ा करने का क्या जरूरत है, इससे अच्छा है इसको ब्रेड खाना चाहिए, केक खाना चाहिए इसको। आप बताओ, जिस जनता को रोटी नहीं मिल रहा है उसको केक कहां से मिलेगा? मतलब उस रानी को पता नहीं चल पाया कि जनता गरीब है, भूखा है, इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे पास रोटी मांगने के लिए आया है। उसको पता ही नहीं चला गरीबी क्या होता है।
उसको उसको लगा कि इसके पास में सब कुछ है, रोटी नहीं है, इसीलिए रोटी खाना चाहता है, चाहता है हम रोटी खाएंगे। तो जितना भी जनता इस बात को देखा, सबको बोला केक खाना चाहिए, और सबका पारा गर्म हो गया एकदम कि केक खिला रही है ये महिला, एकदम इसका इंटरनेट उतार देंगे, एकदम 4G स्पीड में इसका इंटरनेट चला देंगे। तो कहानी का थोड़ा टर्न आता है, यहाँ कहानी का थोड़ा टर्न आता है। डेट है 1783। डेट क्या है? 1783। याद रखना, 89 न, 1783। और 1783 में जो है इंग्लैंड, फ्रांस का जो राजा था वो इंग्लैंड को हराना चाहता था किसी भी तरीका से। इसके लिए इसका दादा हार गया था, इसका दादा हार गया था कनाडा पे कब्जा करने के लिए। 7 साल तक युद्ध चला था ना, तो 7 साल में लुई 14वां हार गया था, और इसका मानना था कि अपन बाप का भी बदला लेगा और दादा का भी क्या लेगा? बदला लेगा। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जितना भी अमेरिकी लोग था इसको टुस्काना स्टार्ट कर दिया कि तुम गुलाम है, इंग्लैंड तुमको चूस रहा है, तुम आजाद हो जाओ, तुम जो है यहाँ पे संघर्ष करो, सेना चाहिए सेना देते हैं, पैसा चाहिए पैसा देते हैं, जो चाहिए हम वो देते हैं, लेकिन इंग्लैंड को यहाँ से मार के भगाओ, इंग्लैंड को अमेरिका से क्या कर दो? भगा दो। लुई 16वां बोल रहा है भगाओ उसको, वो आदमी ठीक नहीं है। और एक व्यक्ति था, उसका नाम लिफायते। और लिफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना आया अमेरिका। और फ्रांसीसी सेना जब अमेरिका आया और अमेरिका वासियों के तरफ से जब ये इंग्लैंड के साथ में युद्ध किया, अमेरिका वाला का भी अपना सेना था। अमेरिकी सेनापति का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जिसके नाम पे अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे है। तो जॉर्ज वाशिंगटन जब अमेरिकी क्रांति के बाद जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का राजा बना, और फ्रांस से जो सेनापति आया था उसका नाम क्या था? लिफायते। और जॉर्ज वाशिंगटन अपना अमेरिकी सैनिक को बना के, उसका सेनापति था जॉर्ज वाशिंगटन, और दोनों लड़ा इंग्लैंड से, लिफायते भी और जॉर्ज वाशिंगटन भी। लिफायते जॉर्ज वाशिंगटन एक तरफ, मतलब अमेरिका फ्रांस एक तरफ, इंग्लैंड को अकेला छोड़ दिया। आई दोनों मिलके इतना बढ़िया से इंग्लैंड को मारा कि इंग्लैंड यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गया। मतलब इंग्लैंड यहाँ से बहुत दूर था, जिसके कारण से इंग्लैंड का सेना आते आते यहाँ बहुत टाइम लग गया। और तब तक अमेरिका में जो सेना था वो एकदम सरेंडर कर चुका था कि अब हम अमेरिका और फ्रांस से नहीं लड़ेंगे, हम आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण कर दिया। और जब लिफायते सब देखा कि अमेरिका वासी जीत गया है, और अमेरिका वासियों का उत्साह देखा इसका कि जीत क्या होता है, तब जब उत्साह देखा तो इससे लिफायते और इसका सेना बहुत प्रभावित हुआ कि हम दूसरा देश को आजाद करवा रहे हैं, और मेरे देश में खुद राजा गड़बड़ है, मेरे देश में लुई 14वां खुद खराब राजा है, हम आए हैं दूसरा को आजाद करवाने के लिए, लेकिन मेरे देश में खुद राजा खराब है। और इसी समय कुछ चिंतक है, उसका नाम है रूसो, मोंटेस्क्यू, और ये सब अपना किताब लिखा। रूसो अपना किताब इमली में, रूसो का किताब का नाम था इमली, रूसो अपना किताब इमली में लिखा कि फ्रांस का राजा एक निरंकुश राजा है, इसे जनता से कोई मतलब नहीं है, इसे इंग्लैंड के राजा से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड का राजा अपने जनता पर अत्याचार नहीं करता है।
फ्रांस का राजा एक निरंकुश राजा है और इसे इंग्लैंड के राजा से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और इसी समय पूरा फ्रांस जो है, फ्रांस में क्रांति का आग एकदम फैल गया। और लिफाइते जब फ्रांस आया तो फ्रांसीसियों को इन्होंने सुनाया, एक बात पता हो? बोला क्या? बोला अमेरिका में जो अभी हम गए थे युद्ध करने के लिए, तो अमेरिका जब आजाद हुआ तो वहां का जो आदमी सब था इतना बढ़िया से जश्न मनाया कि हम वहां पे देखे कि आजादी क्या होता है। हम लोग तो गुलाम हैं, हम दूसरा को गए आजाद कराने के लिए, लेकिन मेरा जनता खुद मेरे गड़बड़ राजा के खिलाफ, गड़बड़ राजा के साथ में है। इसीलिए हम इस राजा को हम अपने देश में राज नहीं करने देंगे। और पूरा फ्रांसीसी जनता एकजुट हो गया और एकजुट होके 1789 में पहले तो ही लुई 16वां को गिरफ्तार किया, मेरी इंटरनेट को भी गिरफ्तार किया, लुई 16वां को भी गिरफ्तार किया और फ्रांस में एक नया नियम लगा दिया, डायरेक्टरी रूल, जिसमें कुछ लोग होता था वह फ्रांस पे राज करता था। 4-5 लोग का एक समूह होता था, वह फ्रांस पे राज करता था और डायरेक्टरी रूल लगाया। अभी राजा मारा उरा नहीं है, राजा कभी मारा नहीं है। अब ये राजा जो है, राजा के पास में एक ही ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन बचा, या तो राजा भाग जाए या तो राजा का जो साला है ऑस्ट्रिया में अपना साला से मदद ले, या तो अपना साला से मदद ले या तो राजा भाग जाए। एक बार लुई 16वां भागने का कोशिश किया था, लेकिन फ्रांस के बॉर्डर, फ्रांस ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे पकड़ा गया और पकड़ने के बाद फिर से इसे वर्साय पैलेस में बंद कर दिया गया। जब पकड़ा गया तो अब बाद में क्या हुआ, इसके पास में बाद में एक ही ऑप्शन बचा कि अपना ऑस्ट्रिया का जो इसका साला, ऑस्ट्रिया में जो इसका साला है, अपना साले साहब से मदद ले। अपने साले साहब को खबर भेजा और खबर भेजा इसका साला साहब इसका मदद करता, लेकिन उससे पहले ही फ्रांसीसी जनता लुई 16वां को और मेरी इंटरनेट को एकदम सूली पे चढ़ा दिया। एकदम इसका गिलोटीन बोलते हैं उसको, दोनों को गिलोटीन पे चढ़ा के एकदम इसको जान मार दिया, मारिए दिया, एकदम छोड़वो नहीं किया। बहुत अच्छा, इसका बहुत मोटा ताजा राजा था ये, समझा? इसका हाइट वीट भी बहुत मस्त था। फिर भी इसको जो है फ्रांसीसी लोग पकड़ के गिलोटीन पे चढ़ा के राजा को भी मार दिया और रानी का भी इंटरनेट का स्पीड बंद कर दिया। दोनों का कहानी खत्म हो गया। और दोनों का कहानी जब खत्म हुआ तो इसके बाद सबसे ज्यादा चिल्लाया ऑस्ट्रिया का राजा, उसका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। और मेटरनिक बोला कि तुम्हारे देश का वासी था लुई 16वां, तुम्हारे देश का राजा था लुई 16वां, नागरिक था लुई 16वां। तुम अपने देश के राजा को मारा, तुम अपने देश के वासी को मारा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बहन को जो मार दिया, अब हमको राखी कौन बांधेगा? अभी सोच रहा है राखी बंधवाने के फेर में है, यहाँ जो है रोटी नहीं मिल रहा है। बोला मेरी बहन को मारा तो राखी हमको कौन बांधेगा? और एकदम ही फॉर्म में है कि हम अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाते हैं, हम जब तक जिएंगे तब तक अगर जो दुनिया में किसी को देश को हम बर्बाद करे ना करे, लेकिन फ्रांस को बर्बाद पक्का कर देंगे, फ्रांस को बर्बाद पक्का कर देंगे। और लुई 16वां, 15वां, 14वां जिस वंश का था, उस वंश का नाम था बुर्बो वंश। क्या नाम था? बुर्बो वंश। अब बुर्बो वंश का राजा था। और इसके मृत्यु के बाद फ्रांस में कौन रूल लग गया? तो बुर्बो वंश का फ्रांस में राजा था। और इसके बाद कौन रूल आ गया? डायरेक्टरी रूल। 5-6 आदमी होता था और वह देश पे शासन करता था डायरेक्टरी रूल में। लेकिन डायरेक्टरी रूल के बाद एक भयानक घटना घटित हुई। एक व्यक्ति
5 फीट 3 इंच का एक व्यक्ति, एक मिडिल क्वालिटी का, मिडिल क्लास फैमिली से ये व्यक्ति आता है। पैसा का अभाव के कारण से ये बेचारा सैनिक स्कूल में अपना पढ़ाई पूरा किया और सैनिक स्कूल से ही इसका जन्म एक टापू पे हुआ था और सैनिक स्कूल से ये अपना पढ़ाई पूरा किया और सैनिक स्कूल से पढ़ाई पूरा करने के बाद इसका मकसद ही था कि हमको सेना में जाना है। हमको क्या में जाना है? हमको क्या में जाना है? सेना में हमको जाना है। नेपोलियन बोनापार्ट का ऐसा मानना था। इसके बाद अभी देखो नेपोलियन का उदय, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में आया तो इसके पापा वकील थे। पापा क्या थे इसके? वकील थे। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना में आया तो ये जनरल बनने के लायक नहीं था फ्रांसीसी सेना का। फिर भी पहले तो इसको जनरल बनाया गया। पहले इसको क्या बनाया गया? जनरल। और जनरल बना के उस समय फ्रांस जो है अलग अलग देश फ्रांस पर हमला कर दिया था, खास करके ऑस्ट्रिया, क्योंकि इसके बहन को मार दिया था। रक्षाबंधन मनाता बेचारा, इसकी बहन को मार दिया तो ऑस्ट्रिया जो है फ्रांस पे बोला हम हमला करेंगे। और ऑस्ट्रिया फ्रांस पर जब हमला किया तो नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए। और नेपोलियन बोनापार्ट जब गया तो इसका सेना जब देखा नेपोलियन बोनापार्ट को तो पहले तो इसका मजाक उड़ाया, ये देखो मेरा राजा कैसा है, मेरा जनरल कैसा है। ये तो जनरल तनिएगो का है रे, जनरल तो बड़ा भुट्टा टाइप का है, जनरल ठीक नहीं है, ये तो तनिएगो का लगता है देखने में, इसे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन नेपोलियन को ये सब ठीक से नहीं जानता था। पहली बार नेपोलियन को देखा और नेपोलियन ने क्या किया, अपना सारा सेना को एकजुट किया और अपना सारा सेना को बोला कि हम लोग जो है एकदम फ्रांस में जो है उच्च नस्ल उच्च वर्ग का लोग का जन्म होता है और हमको जो है एकदम भगवान भेजा है फ्रांस में। हमको जो है एकदम हम फ्रांस में आए हैं, फ्रांस को अलग अलग राजाओं से, अलग अलग निरंकुश राजा जो है इससे मुक्ति दिलाने के लिए, और जो भी देश फ्रांस पे आक्रमण करता है उस देश को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। फ्रांसीसी लोग बहुत सूरवीर होते हैं, फ्रांसीसी लोग बहुत सूरवीर होते हैं, इसीलिए फ्रांसीसी लोग एकजुट हो जाए, फ्रांसीसी सेना एकजुट हो जाए, क्योंकि अगर जो अभी आप ऑस्ट्रिया को नहीं मारे तो बाद में यही ऑस्ट्रिया आपके देश पे कब्जा कर लेगा। अभी बढ़िया मौका है ऑस्ट्रिया को मारने का, एकदम मारिए ऑस्ट्रिया को। और जब बोला कि अगर जो युद्ध में लड़ते हुए मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रांस को रक्षा करने वाले एक ही व्यक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा व्यक्ति है फ्रांस का रक्षा करने वाले। अगर जो मर गया युद्ध में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो है स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है एकदम। युद्ध में मरने के बाद स्वर्ग का दरवाजा क्या है? खुला है तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब नेपोलियन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपना सेना सबको बोला तो इसका सेना भी मेन फॉर्म में आ गया कि ओ मेरा जनरल जब इतना फॉर्म में है तो हम लोग कितना फॉर्म में आएंगे। अरे अगर जो हम ही पढ़ाने के मूड में नहीं हो तो तुम लोग कभी पढ़ने के मूड में आएगा? जब तक हम मूड नहीं बनाए पढ़ने का तब तक तुम लोग को मूड बनता ही नहीं है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का पहले मूड बनाया झगड़ा करने का, और जब यह ऑस्ट्रिया से युद्ध किया तो इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट जीत गया। और नेपोलियन बोनापार्ट को जीतने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस गया तो फ्रांस में इसका भव्य स्वागत हुआ, बहुत ज्यादा एक स्वागत। पर सोच के देखो कि एक मिडिल क्वालिटी का आदमी उस देश का सेना का जनरल बन गया है कि जिस देश में राजा ऐसा बोलता था कि हमको देवीय शक्ति है,
और जिस देश में राजा और रानी दोनों को मार दिया गया है, उस देश का राजा बना, उस देश का जनरल बना अभी तक नेपोलियन। और जब ऑस्ट्रिया को जीता तो 1805 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया कि हम कौन है, फ्रांस के सम्राट। और जब ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त किया तो डायरेक्टरी रूल में जो लोग था, ये नेपोलियन बोनापार्ट से डर रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ कैसे कुछ बोलेंगे, अगर जो कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट से यह डर रहा था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का लोकप्रियता फ्रांस में इतना ज्यादा हो गया उस समय कि नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता था। मतलब उस समय फ्रांसीसी जनता को एक हीरो का जरूरत था और हीरो बन गया नेपोलियन। और नेपोलियन अपना एक कानून बनाया और जिसका नाम दिया नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। नेपोलियन अपना एक कानून बनाया और उस कानून का नाम क्या दिया, नेपोलियन संहिता। और नेपोलियन संहिता में जो है नेपोलियन बोनापार्ट बोला कि फ्रांस के जो भी नागरिक हैं सब समान है, ना गरीब ना अमीर। क्योंकि फ्रांस का समाज उस समय 3 वर्ग में बटा था। फ्रांस का समाज कितना वर्ग में, 3 वर्ग में। एक को बोलते थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब प्रथम वर्ग में पादरी आता था। कौन आता था? और दूसरा वर्ग में कुलीन आता था। कुलीन का मतलब अमीर लोग। कुलीन का मतलब कौन? और तीसरा वर्ग में गरीब आता था। तीसरा में कौन आता था? गरीब जनता। और फ्रांस में एक कहावत था, पादरी पूजा कराएगा, कुलीन टैक्स तसीलेगा। और पूजा कराने में पादरी पूजा कराएगा और कुलीन युद्ध लड़ेगा। कुलीन क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा, टैक्स तसीलेगा, अलग अलग प्रकार के कुलीन काम करेगा। और पूजा कराने में और युद्ध करने में जो खर्चा लगेगा वो खर्चा कौन देगा? गरीब लोग। मतलब पादरी पूजा कराएगा, अमीर युद्ध करेगा और जो खर्चा लगा वो खर्चा कौन देगा? गरीब लोग। मतलब पादरी भी जो है अपना फ्रांसीसी जनता से टैक्स वसूलता था धर्म के नाम पे। और उस टैक्स को बोलते थे ताइथ टैक्स। ताइथ टैक्स चर्च के द्वारा लगाया जाता था फ्रांसीसी जनता पे। और लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट बोला ऐसा नहीं है, इस सब को खत्म कीजिए। फ्रांस का समाज 3 भाग में नहीं रहेगा, फ्रांस में सब बराबर, ऑल आर इक्वल। ऑल आर क्या चीज? इक्वल। और 1805 ईस्वी में वैसे 4 के आसपास में बन गया था, लेकिन हम यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। 4-5 में बना था तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। और नेपोलियन जब राजा बना तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इसका मानना था कि मेरा जन्म जो हुआ है वो राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के लिए हुआ है। अगर जो कोई देश में उसके प्रति राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, कोई देश गुलाम है, उस पर दूसरा आदमी अत्याचार कर रहा है, तो हम उससे युद्ध करके उस देश को आजाद करवाएंगे। और नेपोलियन क्या किया? सबसे पहले ऑस्ट्रिया से युद्ध किया था। ऑस्ट्रिया से युद्ध किया था तो ऑस्ट्रिया का कुछ क्षेत्र अपने में मिला लिया। जर्मनी से युद्ध किया और जर्मनी पहले 300 छोटा बड़ा राज्य में बटा हुआ था। और नेपोलियन ने इसको 39 राज्य में बांटा और 39 राज्य में बांट के इसका नाम दिया जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन संघ। नेपोलियन इसको जर्मन राइन संघ में बांटा। उसके बाद स्पेन का भी कुछ हिस्सा को कब्जा कर लिया। धीरे धीरे नेपोलियन क्या किया? जर्मनी का कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, इटली का कुछ हिस्सा, स्पेन का कुछ हिस्सा, रूस का कुछ हिस्सा। मतलब जिधर जाता था नेपोलियन उधर इसका विजयी होता था, हार नहीं होता था इसका। जिधर नेपोलियन चला जाता था उधर इसका विजय होता था। एक बार की बात है कि नेपोलियन ओलंपस पर्वत का कहानी है कि नेपोलियन इतना महान राजा थे कि अगर जो दुनिया में कभी तुमको बोला जाए कि दुनिया में विश्व विजेता कौन है
तो दुनिया में हम अगर जो किसी को विश्व विजेता मानते हैं तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट उस समय सोच लो, वो था उस जमाने का, लेकिन उसका सोच बड़ा दूरदर्शी था। बहुत पहले का बात, बहुत दूर तक वो सोच लेता था आगे क्या होने वाला है। वो था उस जमाने का, लेकिन उस सोचता बहुत आगे था। आजकल जो फ्रांस में, आजकल जो यूरोप में इतना आधुनिकता है, इतना मॉडर्न युग है, इतना मॉडर्न यूरोप अपने आप को मानता है, तो किसके कारण से? नेपोलियन बोनापार्ट के कारण से। यूरोप में आधुनिकता भी किसके कारण से आया है? नेपोलियन बोनापार्ट के कारण से। तो नेपोलियन बोनापार्ट का सपना था कि हम इंग्लैंड को जीतेंगे और किसको जीतेंगे? रूस को। इंग्लैंड को और रूस को जीतेंगे। और सबसे पहला था इंग्लैंड पे नेपोलियन बोनापार्ट इतना बम गिराया कि क्या बताएं। यहाँ पे जो भी इसका इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा खासियत है, इंग्लैंड का नौसेना जो था ना, समुद्री सेना, उसको बोलते थे उस समय रॉयल नेवी, अभी भी रॉयल नेवी बोलते हैं। उस समय रॉयल नेवी बहुत ज्यादा ताकतवर होता था, रॉयल नेवी बहुत ताकतवर था, और रॉयल नेवी को, इंग्लैंड के नेवी को समुद्र में कोई नहीं हरा सकता था उस समय, और इंग्लैंड के नेवी को समुद्र में नहीं हरा सकता था। लेकिन फिर भी नेपोलियन इसको गया हराने, लेकिन हरा नहीं पाया, इंग्लैंड को हरा नहीं पाया। जमीन से अगर जो जुड़ा रहता तो हरा देता, लेकिन बीच में समुद्र जो था तो बड़ा समस्या हो जाता था। तो इंग्लैंड को जितना छोड़ दिया नेपोलियन, और रूस के तरफ ये जितना भी देश था, सब देश के हिस्सा को जीत के उसके लोग को बोलता था कि अपना देश बनाओ या तो फ्रांस में मिल जाओ। और मेनली नेपोलियन क्या करता था? सब हिस्सा को जीत के फ्रांस में मिलाने लगा। जब मिलाने लगा तो वहां का जनता सोचता था कि हम कैसे भी थे अपना राजा के अंदर में थे, मेरा राजा मेरे ऊपर कुछ भी करे, मेरा राजा है, लेकिन ये विदेशी फ्रांस से आके मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अब बताओ, तुमको तुम्हारी मम्मी एक तमाचा मार दे तो बर्दाश्त कर लेगी, और दूसरा आदमी अगर जो एक तमाचा मार दे तो एकदम महायुद्ध हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मम्मी का बर्दाश्त कर लेगी, कोई बात नहीं, मम्मी है। तो वही था कि यहाँ का जर्मनी का जनता, ऑस्ट्रिया का जनता, इटली का जनता, जो भी आसपास यूरोप का जनता था, जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट कब्जा किया था, तो यहाँ सबके जनता के मन में ये बात आ गया कि हम पहले तो अपने राजा के ही अंदर में थे ना, मेरा राजा मेरे ऊपर अत्याचार करता था, लेकिन अब तो विदेशी आके मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसीलिए हम इसको भगाएंगे, इस विदेशी को क्या करेंगे? भगाएंगे। और उस समय आग में घी डालने का काम किया मेटरनिक, आग में घी डालने का काम क्या किया? मेटरनिक। और मेटरनिक सबको बुलाया, ऑस्ट्रिया बोला इटली आप भी आइए, जर्मनी आप भी आइए, आप भी रूस आ जाइए, इंग्लैंड भी आ जाइए, और सबको ऑस्ट्रिया में एकजुट किया और बोला कि हमको किसी भी तरह से राजतंत्र लाना है। क्या लाना है? राजतंत्र। मेटरनिक कट्टर राजतंत्र का समर्थक था। मेटरनिक का मानना था कि राजतंत्र आना चाहिए। फ्रांस में तो इसे राजतंत्र ही आ गया था, क्योंकि फ्रांस में लुई 16वां को अंत किया, राजा को अंत किया, लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ही फ्रांस का राजा बन गया। जिस राजतंत्र को फ्रांस में खत्म किया था, वही राजतंत्र नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा फ्रांस में फिर से स्थापित हो गया। तो नेपोलियन बोनापार्ट का खराबी क्या था कि यह यूरोप का अलग अलग देश को जीत के उसको स्वतंत्र नहीं करता था, बल्कि उसको अपने में मिला लेता था। अरे तुम लोग को लगता होगा, इंदिरा गांधी जो है 1971 में युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश को इंदिरा गांधी आजाद करवा दी। बताओ, इंदिरा गांधी चाहती तो बांग्लादेश को भारत में मिला सकती कि नहीं मिला सकती थी? मिला सकती थी, लेकिन काहे नहीं मिलाई? बोली ये अलग भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें अलग लोग रहता है, इसका अलग देश रहेगा, इसका अलग सब कुछ रहेगा, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। अगर जो मिला लेता और अभी वहां पे बहुत ज्यादा विरोध होता तो फिर दिक्कत था। नेपोलियन बोनापार्ट यही कर रहा था, मिला लेता था अपने में दूसरा देश को, और बड़ा भयानक वहां पे फिर विद्रोह स्टार्ट हो जाता। तो सब आदमी मिलके एकजुट हुआ और बोला
मेटरनिक बोला कोई हेड बन जाइए यूरोप का, जो चाहते हैं कि दुनिया में राजतंत्र आना चाहिए और सब जो है हेड बनिए कोई। तो इसमें जो है इटली का भी राजा गया था, जर्मनी का भी राजा गया था, सब गया था। जर्मनी का उस समय मेन हेड जो राज था उसका नाम था परसा। जर्मनी का हेड राज का नाम क्या था? परसा। ऊपर वाला राज को परसा कहते थे। तो सब एकजुट हुआ, सब आदमी बोला हम किसको यूरोप का हेड बनाएंगे। हम मेरे दिमाग में कोई सूझ नहीं रहा है, मेटरनिक जी आप ही हेड बन जाइए यूरोप का, हम लोग आपके छत्र छाया में युद्ध करेंगे, हम लोग आपके छत्र छाया में युद्ध करेंगे। और 1914 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और मेटरनिक जीत गया। नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और मेटरनिक जीत गया। 14 में 15 में वो बनाया था। क्या हुआ? क्या बोल रहा? 1815 बोल रहा है क्या रे? 1814 में लड़ा था। 1814 में लड़ा था और 1815 में संधि हुआ था। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस बोलते हैं। 1814 में वाटरलू की लड़ाई में मेटरनिक ने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। अकेले हरा देता, कई देश का समूह बना के उसको हराया और हराने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इसको दूसरा जगह भेज दिया। और फिर से बोला फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश आ जाइए। नेपोलियन ये मेटरनिक बोला कि हम फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को हटाएं तो मेरी दीदी को आत्मा को शांति तब मिलेगा जब हम अपने भांजा को फ्रांस का राजा बनाएंगे। हम अपने भांजा को क्या बनाएंगे? बोला मेरे दीदी के आत्मा को शांति तब मिलेगा जब हम कहाँ के फ्रांस का राजा हम अपना भांजा को बनाए। और इसका भांजा बताओ लुईस 16वां के बाद क्या आएगा? लुईस 17वां। और लुईस 17वां डर से राजा नहीं बना, इसको बहुत डर लग गया था। ये बोला हम ऐसा उदंड जनता पे राज नहीं करेंगे, ये तो मेरा बाप को मार दिया, हमको भी मार देगा, हम ऐसा उदंड जनता पे राज नहीं करेंगे। लेकिन अरे ऐसे समझो कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, तो राजीव गांधी का भी मृत्यु हुआ। राजीव गांधी के मृत्यु के कुछ साल बाद कांग्रेस पार्टी को फिर से बहुमत मिला। लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थी, तो वह जो है अपना बेटा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इसका कारण क्या था? क्योंकि वो जानती थी कि यही प्रधानमंत्री के चक्कर में मेरी सास मर गई है, मेरे पतिदेव मर गए हैं, तो बताओ महिला अपना इकलौता बेटा को कभी भी उस पद पे देगी जिस पद पे उसको डर लगा रहेगा, जिस पद पे उसका पति मर गया है, उसकी सास मर गया है, अपना इकलौता बेटा को कभी भी उस पद पे बैठा सकता है? नहीं बैठाया। लेकिन आजकल का बात अलग है। आजकल जो है एकदम बोलता है कोई बात नहीं, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल राजा बन सकता है, आजकल जो है राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आज का स्थिति अलग है। लेकिन उस समय जो है 2004-5 का स्थिति अलग था। 2004-5 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना, राहुल गांधी नहीं बना। चाहती तो राहुल गांधी को बना देती कि नहीं बना देती? बना देती, लेकिन उसको डर लग गया, इस कारण से वो नहीं बनाई। इसी कारण से इसको भी डर लग गया कहीं हम राजा बनेंगे तो हमको मार न दे। इसके कारण से लुई 17वां के बाद इसका बेटा आया लुई 18वां। और लुई 18वां बोला कि हम राजा बनेंगे। लुई 18वां बोला हम राजा बनेंगे। आप राजा नहीं बनिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा बाप है तो क्या है, आपके अंदर राजा बनने का हिम्मत नहीं है तो हमको दीजिए, हम राजा बनेंगे। और लुई 18वां राजा बना। और लुई 18वां थोड़ा समझदार था, ये सोचा कि अगर जो हम अपने आप को फिर से देवी शक्ति करेंगे, अब बोलेंगे कि हम भगवान के अवतार हैं,
तो जनता सब जैसे मेरी दादी का इंटरनेट स्पीड बंद किया, मेरा भी इंटरनेट बंद कर देगा। अरे लुई 18वां की दादी ही ना मेरी इंटरनेट थी। इसको लगा कि मेरी दादी का जैसे इंटरनेट स्पीड बंद किया वैसे मेरा भी बंद कर देगा। इसीलिए हम जो है हम राजा हैं। जनता को जो करना है आप अपना कानून बनाइए, आप अपने लोग को चूज कीजिए। हम खाली राजा हैं। हम क्या है? राजा हैं। आपको जो करना है कीजिए, हम राजा हैं। अब बताओ, ऐसा शेर को कौन मारेगा जो शेर दहाड़ता नहीं है? अब तुम्हारे गांव में एक कुत्ता है और कुत्ता का तू कान खींचो, पुछड़ी खींचो, टांग खींचो और कुत्ता केक मुंह करके रह जाता है, तो तुम्हारे गांव में रहेगा? और तुम किसी कुत्ता का कान खींचाओ, पकड़ के काट लिया, तो दूसरा बार से दूसरा आदमी भी लाठी लेके उसको दबाड़ने लगेगा। कौन था कुत्ता रे? आजा इधर, पहले मारेंगे। तो एकदम ही बोला, हम ऐसा कुत्ता है जो काटते नहीं है, जो भौंकते नहीं है। हम सिर्फ राजा हैं। तुमको जो नियम बनाना है बनाओ, हम सिर्फ क्या है? हम कोई कानून में हमको जहां बोलेगा साइन करने, हम वहां साइन करेंगे। हम खाली राजा हैं। बोला ठीक है, आप राजा रहिए। और इसको कोई जनता इसका इंटरनेट स्पीड सब बंद नहीं किया, इसको खूब बढ़िया से माना। 1924 में एक भयानक घटना घटित हुई, लुई 18वां की मृत्यु। 1924 क्या बीमारी है? हमको लगता है 1900 वाला। 1824 में लुई 18वां का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और लुई 18वां के मृत्यु के बाद अब तुमको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वियना सम्मेलन 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन में कहानी बताए नहीं बताए? 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट को मेटरनिक सब हराया था, तो 1814 में हरा दिया वाटरलू की लड़ाई में। 1814 में हराने के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सब दुनिया के सब प्रतिनिधि को बुलाया। जर्मनी का बुलाया, ऑस्ट्रिया का बुलाया, इटली का बुलाया, स्पेन का बुलाया, सब देश के प्रतिनिधि को बुलाया कि सब आ जाइए। जहां जहां नेपोलियन बोनापार्ट राजतंत्र को खत्म किया था, सब देश को बुलाया कि सब आ जाइए यहाँ पे, और सब आया। इटली का भी राजा इसमें गया था, जर्मनी का भी गया था। कल बताएंगे इस दोनों का कहानी। ये भी मुंह बजा के गया था कि हमको वियना सम्मेलन में कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। मेटरनिक बोला कि मेरा युद्ध में ज्यादा खर्चा हुआ है, इसीलिए हम जो है पूरा यूरोप का जो हेड रहेगा, अब हम हेड रहेंगे। इसी 1815 से 1848 तक जो है पूरा यूरोप में मेटरनिक का राज रहा, इसीलिए इस समय को हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। और वियना कांग्रेस में जब वियना कांग्रेस के द्वारा जब अपना भांजा को राजा बनाया, भांजा तो नहीं बना, अब भांजा का बेटा बन गया। और 1824 में भांजा के बेटा का क्या हो गया? मृत्यु। 1824 में लुई 18वां का मृत्यु हो गया। अब फ्रांस से बुर्बो वंश खत्म हो गया। अब फ्रांस में एक नया वंश आ रहा है। अब फ्रांस में एक नया वंश आया, उसका नाम है अलीहेंग वंश फ्रांस में आया। और इसका जो राजा था, उसका इसी का लुई 18वां का चचेरा भाई था, इसका नाम था चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम बोला कि हम ऐसा राजा नहीं है जो दहाड़ता नहीं है, अगर जो मेरा कोई कान खींचा तो हम उसका हाथ काट लेंगे। बोला हम ऐसा राजा है कि जिसके एक दहाड़ से जनता शांत हो जाता है। हम ही लुई 18वां के जैसा राजा नहीं बनेंगे, हम राजा हैं तो मेरे अनुसार से जनता चलेगा। और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया पोलिंग नेक को। और पोलिंग नेक धीरे धीरे अमीरों के प्रभाव में आने लगा। पोलिंग नेक धीरे धीरे अमीरों के प्रभाव में आने लगा। अमीर का
फ्रांस में जो है अमीर का वर्चस्व ज्यादा होने लगा फिर से, और गरीब जनता का स्थिति फिर से बद से बदतर हो गया। तो गरीब जनता में कोई इसको बोला पोलिंगनेक को कि इतिहास पढ़ा है, तो पोलिंगनेक बोला नहीं पढ़े हैं। तो बोला पढ़ लो कि इंटरनेट स्पीड कैसे बंद किए हैं मेरी इंटरनेट का और लुई सोलामा का, वही हाल तुम्हारा भी होगा, समझ जाओ। पोलिंगनेक बोला कि हमको संभालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, हम राजा हैं, हम राजा हैं, हमको गद्दी से कोई हटा नहीं सकता है, जिसको हटाना है आमने सामने आके फरिया लो। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, आमने सामने आके फरिया लो, और अपना प्रधानमंत्री भी बना दिया पोलिंगनेक को। और पोलिंगनेक भी बोला कि मेरा राजा जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। पहले पोलिंगनेक उसके प्रभाव में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पोलिंगनेक जो है, पहले पोलिंगनेक गरीब के साथ में ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे पोलिंगनेक जो है चार दशम के प्रभाव में आने लगा, अमीरों के तरफ जाने लगा। इसीलिए जुलाई का समय था, जुलाई का समय था 1830 ईस्वी, 4 साल तक राज किया चार्ल्स दशम। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी जनता फिर से एकजुट हुआ, और फिर से एकजुट होके बोला राजा को अब की बार नहीं मारेंगे। अगर जो राजा को एक बार मारे तो बड़ा भयानक विद्रोह हो जाता है। कुछ कुछ आदमी बोलता है राजा को नहीं मारिए, जेल में बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ राजा है, दुनिया सब जो है मेरा उपहास उड़ाने लगता है, दुनिया का आदमी हमको गाली देने लगता है, इसीलिए हम राजा को नहीं मारेंगे, हम मारेंगे उसका जो नियम बनाता है उस आदमी को। और पोलिंगनेक को फ्रांसीसी जनता एकदम पकड़ के इसका भी राम नाम सत्य कर दिया 1830 ईस्वी में। 1800 जुलाई 1830 ईस्वी में पोलिंगनेक का भी काम तमाम कर दिया। तो तुमको पूछा जाएगा जुलाई 1830 का क्रांति क्या था, तो हम बोलेंगे 1824 में लुई 18वां के मृत्यु के बाद ओलिहेंग वंश का चार्ल्स दशम फ्रांस का राजा बना, और चार्ल्स दशम अमीरों के फेवर में ज्यादा रहता था, अमीरों के बारे में ज्यादा सोचता था, इसीलिए चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री बनाया पोलिंगनेक को। और पोलिंगनेक तो पहले गरीब के साथ में था, लेकिन धीरे धीरे यह अमीरों के प्रभाव में आने लगा, जिसके कारण से फ्रांसीसी जनता एकजुट होकर पोलिंगनेक का राम नाम सत्य कर दिया, और चार्ल्स दशम डर से इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स दशम डर से कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। अब 1830 के बाद ये घटना आ गया कि राजा बनेगा, राजा 1830 के बाद ऐसा था कि राजा बनेगा कौन। तो इस समय राजा बनाया गया लुई फिलिप को। राजा किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। और लुई फिलिप 1830 में राजा बना, और 1830 से लेकर 1848 तक लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। अब 1848 में क्या हुआ वहां बढ़िया सुनिए, सब पूछता है 1848 की क्रांति। 1848 में फ्रांस का राजा था लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। और लुई फिलिप बोला कि हाँ कोई बात नहीं, हम चार्ल्स दशम के जैसा राजा नहीं बनेंगे। चार्ल्स दशम गरीब के बारे में सोचता था, अमीर के बारे में सोचता था ज्यादा, गरीब के बारे में कोई वैल्यू नहीं देता था गरीब का। इसीलिए हम जो है गरीब का वैल्यू देंगे, अमीर का वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन जब इन्होंने गरीब का ज्यादा वैल्यू देने लगा और अमीर का कम, तो पता चलने लगा इसको टैक्स की मात्रा कम हो गई, पैसा इसको कम आने लगा। तो धीरे धीरे ये सोचने लगा कि न, हमको अमीर को भी साथ लेके चलना पड़ेगा और गरीब को भी। और जब अमीर पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो टैक्स ज्यादा आ गया। अब टैक्स पैसा ज्यादा आ गया तो पैसा तो किसी का भी मति बदल देता है, नहीं बदल देता है। तो 1848 में ये 1848 से पहले ये लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। और गीजो जो है राजतंत्र का समर्थक और कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब इसको अगर जो कोई कुछ बोल दिया, तो ये ऐसा राजा था, ऐसा प्रधानमंत्री था, जब तक कि उसको सजा नहीं देता था तब तक कि चैन से नहीं बैठता था। गीजो बहुत प्रतिक्रियावादी था, इसके खिलाफ
अपने खिलाफ किसी कोई बर्दाश्त भी नहीं करता था। अपने खिलाफ तो छोड़ो, राजों के खिलाफ कोई बोलता था तो ये उसको भी जेल में बंद कर देता था, जिसके कारण से फ्रांसीसी जनता गीजो से भी ज्यादा नाराज हो गया। लुई फिलिप को नहीं मारा, लुई फिलिप को नहीं मारता। अभी राजा को मारेगा, राजा को मारेगा, राजा को नहीं मारेगा। एक और राजा को मार दिया है, दूसरा राजा को मारेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। लुई फिलिप को नहीं मारा, गीजो को बुलाया, बोला नियम आप ही बनाते हैं। तो बोला हाँ बढ़िया नियम बनाते हैं आप लोग के लिए। तो बोला बहुत, आपका जितना प्रशंसा करे वो कम है, आप बहुत मस्त नियम बनाते हैं, आपके जैसा नियम बनाने वाला मंत्री हमको मिला नहीं है, इसीलिए आपके लिए, आप खाने पीने के बहुत शौकीन है तो आपके लिए 56 प्रकार का भोज बनाए हैं और आप आइए भोज खाने। भोज में आपको स्पेशल इनविटेशन देते हैं, आप आइए भोज खाइए। 56 प्रकार का वैरायटीज बनाए हैं गीजो आप ही के लिए। किसी तरह से गीजो को भोज में बुलाया और भोज में बुलाने के बाद जैसे भोज खाने के लिए बैठा तो उसी समय फ्रांसीसी जनता एकजुट होकर गीजो को भी मार दिया। और अब फ्रांस में जो है 1848 के बाद लुई फिलिप का शासन खत्म हो गया। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुई नेपोलियन, लुई नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। और लुई नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बना तब जो है फ्रांस में थोड़ा शांति आया। तो ये था तुम्हारा फ्रांस में राष्ट्रवाद चैप्टर। फ्रांस में राष्ट्रवाद पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद में कई टॉपिक है। पहला है फ्रांस में राष्ट्रवाद, उसके बाद जर्मनी में राष्ट्रवाद, उसके बाद इटली में राष्ट्रवाद, उसके बाद पोलैंड बोहेमिया में राष्ट्रवाद। ये सब है 4 दिन का, 3-4 दिन का कहानी, लगभग 3 दिन का तो पक्का चलेगा ये कहानी। 3 दिन तक की कहानी सुनाएंगे। 1 घंटा के कहानी में फ्रांस समझ में आ गया है ना। और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तू कहानी के द्वारा बना लेगा, हमको विश्वास है। फ्रांस खत्म हो गया। इसमें मेन इंपोर्टेंट बात क्या है तो बताओ। हम इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रांस में कौन वंश का राज था? फ्रांस में कौन वंश का राज था? यूरो वंश का राज था। और 13वीं शताब्दी में फ्रांस का राजा कौन था? कौन था? लुई 14वां निरंकुश राजा था। अच्छा था कि खराब? खराब राजा था लुई 14वां। लुई 14वां जो है अपना फ्रांस के राजधानी पेरिस से कुछ दूर पर एक महल बनाया। उस महल का नाम वर्साय पैलेस। से 2 फायदा हुआ। पहला फायदा यह कि इसका दरबारी सब इसके साथ में रहने लगा और दूसरा फायदा इसका भव्यता पूरा यूरोप में फैला। इसका भव्यता पूरा यूरोप में फैला। उसके बाद वर्साय पैलेस के बाद जो है कनाडा पे कब्जा करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस में 7 साल तक युद्ध चला। इस युद्ध का नाम डेट 1756 से 1763। इस युद्ध में फ्रांस हार गया और इंग्लैंड जीत गया। और इंग्लैंड जीत गया। और यहाँ पे जो है राजा लुई 14वां जो था एक और भयानक गलत काम किया कि अपना पोता लुई 16वां का शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी इंटरनेट से करा दी। और जिसमें फ्रांसीसी जनता का मानना था कि मेरी इंटरनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस का